नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे कोई भी सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ कल के आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, और बाजार का अपडेट हमें देंगी हमारी सहयोगी नुपुर। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा आज बाजार हुए भारी बिकवाली का शिकार। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी आज दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों की गिरावट दिखी। अनुमान के मुताबिक ही आज बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। कारोबार के दौरान ये गिरावट और बढ़ती गई और इस वजह से बाजार आज भारी गिरावट का शिकार हुए। कैसा रहा आज पूरे दिन बाजार का कारोबार, कहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद आज हमारे बाजारों में भी आपको जो है वो कमजोरी गहराती हुई नजर आई है। 1 से 1.25% की गिरावट आपको तीनों ही इंडेक्स में दिखेगी। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो कमजोर एक्सपायरी यहाँ पर भी हुई है। वॉलेटिलिटी काफ़ी थी और कमजोरी की तरफ ही आज पूरे दिन इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आए। हालांकि जो गेनर्स है उसमें कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ONGC, एशियन पेंट की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिख रहा था, लेकिन कमजोरी गहराई हुई इन कुछ स्टॉक्स में थी। रिलायंस में जो बड़ा सौदा हुआ उसके बाद बड़ा कट यहाँ पे देखने को मिला। BPCL, SBI लाइफ, JSW स्टील जैसे कुछ काउंटर्स थे जहां पर भी आज कमजोरी ही नजर आई। स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट आपको इंटरेस्टिंग दिखेगी। ब्लू स्टार जो QIP अनाउंसमेंट आया उसके बाद बड़ा जंप यहाँ पे आते हुए दिखा। SJVN का जो प्रोजेक्ट मेरा जो करार किया है उसका अमाउंट बड़ा था, जिसके चलते स्टॉक फोकस में रहा। JK टायर पे ब्रोकरेज रिपोर्ट से आज बूस्ट मिला और HDFC बैंक की जो एनालिस्ट मीट हुई थी और निम्स का जो गाइडेंस है वो घटाया था, उसके बाद बड़ा कट देखने को मिला HDFC बैंक में। ब्रॉडर मार्केट की भी ब्रेथ आज कमजोरी की तरफ थी। हालांकि कुछ गेनर्स की लिस्ट थी जहां पे नजारा टेक, IB, रियल एस्टेट, SCI, थर्मेक्स जैसे काउंटर्स थे जहां पे 4 से 5% का उछाल देखने को मिला। लेकिन लूजर्स की लिस्ट बता देती हूँ आपको। CCL प्रोडक्ट्स, क्वेस्टकॉर्प, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इंडियन ओवरसीज बैंक में देखेंगे तो आपको 3 से 4% का कट आज के दिन नजर आया। कमजोर ग्लोबल संकेत है। कमजोरी के साथ आज भारतीय बाजार बंद हुए। 1 से 1.25% की कट आपको देखने को मिला। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर नजर आया। और आइए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े सामने आए। FIIs, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3110 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 573 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, भारी बिकवाली का माहौल आज बाजार में हमें देखने को मिला। फेड की मीटिंग भी है और फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आउटकम निकल कर आता है, पर भारतीय बाजारों का हाल ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्वाति, मार्केट्स में जिस प्रकार से तेजी मार्केट में देखने को मिली थी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा बहुत आज FOMC मीटिंग के मिनट्स का इंतजार था, प्लस FIs की काफी बिकवाली मार्केट में पिछले 7-8 दिनों से हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज था, भी ऊपरी लेवल पे चढ़े थे तो इंक्रीमेंटल गेन्स थोड़े से लिमिटेड थे। तो ये जो मुनाफा वसूली है एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि मार्केट्स काफी सिग्निफिकेंटली तरीके से हल्का हो चुका है। काफी अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आ चुके हैं और अभी सितंबर खत्म होते होते आपको नतीजों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो फ्रॉथ मार्केट में बिल्ड हुआ था वो थोड़ा सा कम हो चुका है। तो हमको कोई फिक्र या डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं है। बट हाँ, जिस प्रकार से स्टॉक्स आज गिरे हैं, मेरे ख्याल से जहां जहां वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो चुके थे वहीं पे गिरावट का असर आपको देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अभी भी मौके काफी अच्छे। हमको लग रहा है कि आज की बिकवाली के बाद हो सकता है कि कल आपको शायद एक छोटा सा बाउंस भी देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार से आज बिकवाली देखी है मेरे ख्याल से कल डेफिनेटली कुछ वैल्यू बाइंग आने की संभावना रहेगी। लेकिन मार्केट ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। मेरे ख्याल से इंडेक्स में कोई बड़ी बढ़त शॉर्ट टर्म में आने की संभावना लगती नहीं है। बिल्कुल सर आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक कौन सी रहेगी? वैल्यू पिक आप कौन सी सजेस्ट करेंगे आज?
देखिए स्वाति, आज जो लॉन्ग टर्म पिक है वो ऑटो कंपोनेंट्स में बैटरी मेजर है, अमरा राजा बैटरीज। ये काफी वेल नोन प्लेयर है और ये मार्केट ओलिगोपोली प्लेयर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो बड़े प्लेयर है, एक तो अमरा राजा बैटरीज और दूसरा एक्साइड इंडस्ट्रीज है। अमरा राजा की बात करें तो पिछले साल 10,380 करोड़ पे इन्होंने 690 करोड़ का मुनाफा कमाया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और ओईएम मार्केट में, रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी बड़ा काम करते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली ऑटो, लेकिन इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स जैसे कि डेटा सेंटर है, उसके बाद रेलवेज है, टेलीकॉम है, यहाँ पे भी ये बैटरी सप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, क्योंकि सारे सेगमेंट्स ऑटो में काम अच्छे कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी डिमांड अच्छी हो रही है। प्लस इन्होंने कहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में ये लिथियम बैटरी का नया प्लांट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स में एंट्री कर रहे हैं। हमारा मानना है कि अगले 8 से 12 महीने में अगर कोई निवेश करता है, आज का क्लोजिंग करीबन 643 रुपीज था, हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 750 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है, 45 रुपए की अर्निंग आएगी। और जिस प्रकार से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है, हमको लग रहा है कि आराम से 750-175 का एक टारगेट प्राइस आपको अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबली लग रहा है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा डीप वैल्यू स्टॉक है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें अमारा राजा बैटरी, यही अविनाश गोरक्षकर जी दे रहे हैं अपनी आज की वैल्यू पिक। आइए पहले कॉलर से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका स्टॉक कौन सा है। हमारे साथ दिल्ली से प्रताप हालदर जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ जी, हेलो। हाँ, पूछिए सवाल। फोन अपना टीवी वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए प्लीज। क्या बोला? प्रताप जी हाँ सवाल जी, पूछिए। जी प्रताप जी सवाल पूछिए। जो जोमेटो का 800 शेयर है 60 रुपीज में। ओके, और कब तक रखेंगे इसे? 2 साल 3 साल। ओके, लंबे अवधि का नजरिया जोमेटो में रख रहे हैं। 32,000 का मुनाफा, 60 पे इनके एंट्री और मुनाफा इनके हाथ में। सर बताइए लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो कैसा लगता है आपको? अगर नजरिया 2-3 साल का है स्वाति, तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करिए। इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है, लेकिन मैं इनको ये भी कहूंगा कि 800 शेयर है, अगर ये कम से कम थोड़ा सा मुनाफा वसूल भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जो अभी भी लॉस मेकिंग है, कैश प्रॉफिट्स नहीं बना रही है। हालांकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, तो नजरिया कम से कम 2-3 साल का रखेंगे तो ही बड़ा पैसा बनेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अभी 100 रुपए के आसपास जो शेयर चल रहा है, इसमें इमीडिएट नियर टर्म में कोई बड़े ट्रिगर नहीं है। हालांकि अभी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो अच्छा है, बट यहाँ पे होल्ड करें, बट नजरिया 2-3 साल का रखें। बिल्कुल, तो 2-3 साल के नजरिए के लिए होल्ड करने की सलाह जोमेटो में आपको दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। महाराष्ट्र पुणे से पीयूष जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? यस सर, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है। अराउंड 89.05 के प्राइस से 120 शेयर्स लिए थे मैंने। तो अभी जो टारगेट रखा था 110 वो तो अचीव हो गया है, और कितना मतलब हम होल्ड कर सकते हैं? सर बैंक ऑफ इंडिया पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, अगर नजरिया इनका थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इन्होंने 89 रुपीज में खरीदा था, अभी ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट्स में है, क्वांटिटी इनकी काफी कम है। मैं इनको कहूंगा कि अगर साल 1.5 साल का नजरिया ही रखते हैं तो मेरे ख्याल से 150-160 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। देखिए, सरकारी बैंक्स में हमने एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो चुकी है, क्रेडिट क्रॉस भी इनका कम हो रहा है। तो कम से कम अगले साल 1.5 साल की अगर ये होल्ड करने की चेष्टा रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट 150 रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रही आपके स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया के हमारे एक्सपर्ट की ओर से राय। अगले कॉलर से बात करते हैं। अब यूपी प्रतापगढ़ से विवेक यादव हमारे साथ है। विवेक जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम। मेरे पास दिव्यानी इंटरनेशनल है, 65 क्वांटिटी है और 213 मेरा प्राइस है। तो इसको मैं अभी 3 महीने में रख सकता हूँ, 3 महीने रख सकता हूँ। तो 3 महीने शॉर्ट टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल पर। बताइए अविनाश जी कैसा लगता है आपको स्टॉक 3 महीने के व्यू के लिए? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि कंपनी तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन थोड़ी सी ऊपरी भाव पे खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 3 से 6 महीने का है तो एक 240-245 का एक नियर टर्म का टारगेट रखिए,
बट मेरे ख्याल से नजरिया अगर आपका थोड़ा सा लंबा होता है तो इसमें अच्छी खासी गेन्स और भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, बट 235 240 का अगले 3 से 6 महीने में पॉसिबल लगा है। होल्ड करिए, देवयानी इंटरनेशनल में यही आपके लिए राय दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं हमारे साथ। चलिए, एक सवाल हमारे पास आ रहा है पहले सोशल मीडिया पर, वो लेते हैं। मुंबई से संतोष मंगत जी जियो फाइनेंस पर सर पूछ रहे हैं, 3060 शेयर इनके पास 253 के भाव पर। जियो फाइनेंशियल्स पर राय लेना चाहेंगे। फिलहाल अभी इस स्टॉक पर इन्हें नियर टर्म में कैसा व्यू रखना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे जियो फाइनेंस में इन्होंने पैसा लगाया तो कम से कम 2 साल का व्यू लेके इसमें होल्ड करना चाहिए। देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आने वाले सालों में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन करने की कैपेसिटी रखती है। इनकी बैलेंस शीट साइज 1,30,000 करोड़ है। तो ऑब्वियसली आने वाले 2 साल में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी लॉन्च करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो जियो टेलीकॉम है, इनके तो कम से कम 50 करोड़ कस्टमर है, तो इनको कस्टमर्स पाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 2 साल के बाद ही आपको रियल रिस्क रिवॉर्ड इस कंपनी में मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी, क्योंकि जब तक कंपनी के पहले क्वार्टरली तिमाही रिजल्ट्स नहीं आते, बिजनेस कमेंट्री नहीं आती, तब तक मार्केट को भी अंदाजा नहीं है कि फाइनेंशियल्स कैसे पैन आउट होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अच्छा है, तो 2 साल के नजरिए से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 2 साल के व्यू के जियो फाइनेंशियल में होल्ड करें, यही आपके लिए राय अविनाश जी दे रहे हैं। गुजरात जामनगर से भरत जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मैंने इसमें सोशल मीडिया में डाला हुआ है LIC का स्टॉक बताइए अपना। LIC का IPO लगा था और RICTC है, IRCTC है, इसका 900 है मेरे पास से। 900 अपना एवरेज है, 55 शेयर है और हैप्पीएस्ट बैंक का ओके। और कौन सा शेयर बोल रहे हैं? हैप्पीएस्ट बैंक टेक्नोलॉजी 1228 उसका एवरेज है, उसका 18 शेयर है। ठीक है, ओके सर। LIC से शुरुआत करते हैं। LIC पर क्या राय रहेगी आपकी, और IRCTC पर व्यू दीजिए। देखिए, LIC में मेरे ख्याल से पब्लिक इश्यू के बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट रिटेल निवेशकों ने देखा है, और मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल का अगर टाइम फ्रेम इनके पास है तो ही ये निवेश करके यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर नियर टर्म में आने की संभावना नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि पोजीशन लॉस में मत काटिए, क्योंकि पब्लिक इशू करीबन 900 रुपए में आया था, अभी 650 656 का रेट चल रहा है। तो यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करें। अच्छा, ठीक है, ओके सर। सर, अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल दिल्ली से मोहित जी भेजे। IDFC फर्स्ट बैंक इनके पास है, 114 शेयर है, 94.53, 94 रुपए 53 पैसे की खरीद है इनकी IDFC फर्स्ट बैंक पर। राय लेना चाह रहे हैं कि फिलहाल अभी इस स्टॉक पर इनकी स्ट्रैटेजी अब आगे आने वाले टाइम पर क्या रहनी चाहिए? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा बैंक चुना है, और मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो करीबन 150 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बैंक हर पैमाने पे बहुत अच्छा काम कर रही है। कासा करीबन 50% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी करीबन 2-2.5% है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और जिस प्रकार से अभी IDFC फर्स्ट बैंक में मर्जर होने वाला है, उसका भी फायदा IDFC फर्स्ट बैंक को लॉन्गर टर्म में मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखिए, साल 1.5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो अच्छी खासी कमाई आपको मिलेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की होल्ड करें IDFC फर्स्ट बैंक, यही आपके लिए राय दे रहे हैं अविनाश जी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुंबई से ईश्वर शर्मा जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो, ईश्वर शर्मा जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, पूछिए सवाल ईश्वर जी। गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 200 शेयर है 30 रुपए के रेट से, और एक उज्जीवन फाइनेंस है मेरे पास 400 शेयर है और 40 रुपए के रेट से है। तो मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है मैडम। तो ओके, लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र और उज्जीवन फाइनेंसर कैसे लग रहे दोनों स्टॉक्स आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को खरीदा है 30 रुपए में,
बहुत ही बेहतरीन बैंक है, ज्यादातर महाराष्ट्र में काम करती है, 50% के ऊपर का कासा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी तगड़ी है। तो यहाँ पे कम से कम 58-60 रुपए का टारगेट प्राइस आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिल सकता है। रही बात उज्जीवन फाइनेंस की, तो ये देखिए ये कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज होने वाली है, तो इसका फायदा डेफिनेटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को मिलेगा। तो यहाँ पे भी होल्ड करिए, अगले साल 1.5 साल का नजरिया है, तो होल्ड करने की राय। होल्ड करें, आपके लिए यही राय आपके स्टॉक्स पर दे रहे हैं अविनाश जी। आइए एक और दर्शक से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश मालवा से प्रवीण जी हैं। नमस्कार प्रवीण जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? इंडस टावर है मेरे 202 अराउंड बाइंग है, 5000 शेयर है। ओके, और कब तक होल्ड करने का व्यू आपका है? अराउंड 1 to 2 मंथ। ओके, बहुत ही छोटा नजर है इंडस टावर पर, भारी नुकसान झेल रहे हैं, ऊंची खरीद है। सर, इंडस टावर 1 से 2 महीने के नजरिए के लिए अभी क्या करना है? नुकसान में तो काफी ज्यादा है। मेरे ख्याल से स्वाति इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए इन्होंने एक शेयर तो बराबर चुना है, और अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो जो तिमाही रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर के आ गए वो बहुत ही बेहतरीन आ गए। मेरे ख्याल से इंडस टावर्स काफी बड़ा प्लेयर है, ऑलमोस्ट 43% मार्केट शेयर एंजॉय करता है टावर्स, जो टेलीकॉम टावर्स का स्पेस होता है। और जिस प्रकार से अभी 5G का रोल आउट होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इनके लिए डिमांड आगे बढ़ेगी। मेरे ख्याल से नजरिया अगर ये 3 से 6 महीना अगर रखते हैं तो 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट इनको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, लॉस में पोजीशन ना काटें। होल्ड कीजिए, यही आपके लिए सलाह इंडस टावर्स में आ रही है अविनाश जी की तरफ से। कर्नाटक से नागराज जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर मैडम, IRFC होल्डिंग एट 25 रुपीज। हेलो, होल्डिंग एट 75 यू सेड? 25 रुपीज। 25 रुपीज, ओके। और कब कितना व्यू है आपका आगे अब? अभी हमारे पास 3800 शेयर्स है। ओके, होल्ड करने का कब तक का व्यू है आपका IRFC पे? 2-3 ईयर्स। 2-3 ईयर्स, 2 लाख का मुनाफा, इनके पास 2 लाख का मुनाफा, 25 पर IRFC में एंट्री है सर। अविनाश जी इनकी बताइए सर, IRFC में तो काफी अच्छा मुनाफा कमा लिया, अभी आगे 2-3 साल के लिए क्या रखे स्ट्रैटेजी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे IRFC का शेयर 25 रुपए में खरीदा है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की तेजी स्टॉक में हो चुकी है, इनका मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो मेरी राय में देखिए काफी बड़ी क्वांटिटी है, अगर ये अपना एक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बुक करके अपना कैपिटल निकालते हैं, बैलेंस क्वांटिटी 2 साल के लिए आराम से होल्ड करें। क्योंकि देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये एक मोनोपोली प्लेयर है, इंडियन रेलवे इनका ओनली कस्टमर है, और जो भी कैपिटल इक्विपमेंट इंडियन रेलवे खरीदता है उसका करीबन 30 से 40% IRFC से खरीदते हैं। तो धंधा तो हर साल आएगा। रेलवे ने भी बहुत बड़ा 5 लाख का बजट अनाउंस किया है, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली करे और बैलेंस क्वांटिटी अगले 1.5-2 साल के लिए होल्ड करे। बिल्कुल, यही राय आपके लिए IRFC पर आ रही है अविनाश जी की ओर से। आइए अब जानते हैं कल के लिए ऑप्शन कॉल। हमारे साथ SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कल के ऑप्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे? कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और फोकस होना चाहिए 19,950 की पुट ऑप्शन पे, जो लेना चाहिए 40 की रेंज में। आज क्लोजिंग 65 पे हुई है, बट अगर हल्का सा भी मार्केट ऊपर खुलता है तो आपको 40 के आसपास मिल जाएगी। 40-35 ये रेंज सुटेबल है। तो 19,950 की पुट ऑप्शन लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15 रुपए का, और लेना है 35 से 40 के बीच में, और टारगेट फिर इसका बनेगा आपको 70% का। सर बिल्कुल सर, तो ये इंडेक्स पर जो स्ट्रैटेजी है नितिन मुरारका जी ने दी कल के बाजार के लिए। धन्यवाद करेंगे नितिन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अविनाश जी, आपकी नजर में हफ्ते भर का नजरिया कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है? देखिए स्वाति, हफ्ते भर का नजरिया के लिए हमको दिग्गज शेयर SBI पसंद है। हमको लग रहा है कि आज का क्लोजिंग 601 रुपया है। अगर नजरिया कम से कम 10-12 दिनों का है तो 620-625 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी पोजीशन बनाए। मुझे लग रहा है कि शेयर काफी अच्छे लेवल पे आए, अच्छा बाउंस बैक आपको मिल सकता है, और करीबन 589-590 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लीजिए। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 10-12 दिन में मिल सकता है।
जी सर, एसबीआई पर पोजिशनल खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।